आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स में से एक रहे हैं। इनका नाम इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार के साथ जोड़ा जाता है। पर साल 1903 में इनका नाम एक हाथी के साथ जोड़ा था। इस हाथी का नाम था टॉप्सी। ये हाथी एक सर्कस में काम करता था और इस पे यह आरोप था कि इसके वजह से 3 लोगों की जान गई। तो इसीलिए फिर ये डिसाइड हुआ कि पनिशमेंट के तौर पे इस हाथी को मार दिया जाएगा। जब भी किसी जानवर को ऑफिशियली मारने का डिसीजन होता है तो साथ में ये भी डिसाइड होता है कि इस जानवर को कम से कम तकलीफ देके मारा जाना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये भी प्रॉब्लम थी कि ये एनिमल कोई डॉग कैट नहीं था, एक बड़ा एनिमल था, एक एलिफेंट था। तो पहले ये भी कंसीडर किया गया था कि इस हाथी को फांसी देके मारना चाहिए, पर फिर अल्टीमेटली डिसाइड हुआ कि फांसी देके मारेंगे तो ज्यादा टॉर्चर होगा। तो उस टाइम पे एडिसन ने सुझाव दिया कि इस हाथी को हमको करंट से मारना चाहिए, यानी शॉक लगा के मारना चाहिए। इस आइडिया को मंजूरी मिल गई। तो साल 1903 में जनवरी के महीने में अमेरिका के कोनी आइलैंड पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और उनके सामने बांध के टॉप्सी को इलेक्ट्रिक करंट से मार दिया गया। आज जैसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग वीडियो कैमराज या फिर फोन यूज करते हैं, पर उस टाइम पे कैमरे का जो सबसे क्लोजेस्ट शुरू का इन्वेंशन था वो भी एडिसन का ही था। तो उन्होंने उसको यूज करके इस पूरे एग्जीक्यूशन को रिकॉर्ड किया और इसकी रिकॉर्डिंग को एक डॉक्यूमेंट्री बनाया। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था इलेक्ट्रोक्यूटिंग एन एलिफेंट और इस डॉक्यूमेंट्री को लोगों में बहुत फैलाया। अब आप अपने आप को एक बार एडिसन की जगह रख के देखो। ये एक ऐसे इन्वेंटर थे जिन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई थी जो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती थी। तो अगर आप ऐसे इन्वेंटर हो, ऐसे बिजनेसमैन हो जिसका बहुत सारा काम इलेक्ट्रिसिटी से ही होने वाला है, तो आप ऐसा क्यों करोगे कि जनता को दिखाओगे कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी डेंजरस होती है, उससे आप जानवरों को मार सकते हो। इस चीज को आप इतना पब्लिसाइज क्यों करोगे? आप तो ये दिखाना चाहोगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी एक सेफ चीज है। पर एडिसन ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि जिस तरह के करंट को यूज करके उन्होंने इस एलिफेंट को मारा था, ये वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जो उन्होंने बनाई थी। ये इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर ने, उस साइंटिस्ट ने जिसका नाम आज सब लोग जानते हैं, निकोला टेस्ला। और ये कहानी है करंट फॉल। कहानी शुरू होती है थॉमस एल्वा एडिसन से। आप लोगों में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये एक बहुत बड़े अमेरिकन इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे। इनका नाम इलेक्ट्रिक लाइटिंग, पावर जनरेशन, फोनोग्राफ, फर्स्ट प्रैक्टिकल टेलीफोन ट्रांसमीटर और रिसीवर, बेसिक टेक्नोलॉजी ऑफ वीडियो मेकिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आजकल आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हो उसमें किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थॉमस एल्वा एडिसन जुड़े हुए थे। इनके नाम पे रिकॉर्ड 1903 पैटेंट्स थे। अगर आपने 3 Idiots मूवी देखी है तो उसमें फुनसुक वांगडू के नाम पे 400 पैटेंट्स थे और पूरी दुनिया उनके पीछे लगी हुई थी। तो जिस इंसान के पास 1900 पैटेंट्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या स्टैचर होगा। मोटे तौर पे आप ये कह लीजिए कि उस जमाने में एडिसन एक बहुत बड़ा नाम थे और इनफैक्ट आज जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है जिसमें हम सब रहते हैं उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से ये एक इंसान है। अब अगर आप इनके पैटर्न्स पे ध्यान दोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि इनके ज्यादातर जो पैटर्न्स हैं जो इनके नाम पे हैं उसमें से ज्यादातर चीजें इन्होंने शुरू से शुरू नहीं की थी। उन्होंने जीरो से या स्क्रैच से शुरू नहीं किया था। ज्यादातर पैटर्न्स जो इनके पास हैं ये ऐसी चीजों के लिए हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज के लिए हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। इन्होंने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को, उस डिवाइस को थोड़ा इंप्रूव करके उसको पैटेंट करवा लिया। फॉर एग्जाम्पल, मोशन पिक्चर्स की टेक्नोलॉजी में काइनेटोस्कोप जो एक मूवी व्यूअर डिवाइस थी और काइनेटोग्राफ जो कि एक मूवी रिकॉर्डिंग डिवाइस थी, इन सारी डिवाइसेस की टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। एडिसन ने इनको थोड़ा सा इंप्रूव करके अपने नाम पे पैटेंट करवा लिया। उनका सबसे फेमस इन्वेंशन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब। आप किसी भी इंसान से पूछो कि वो जो येलो वाली बल्ब होती है उसका इन्वेंशन किसने किया था, तो ज्यादातर लोग जिनको इन्वेंशन के बारे में पता है वो एडिसन का ही नाम लेंगे। पर कमाल की बात यह है कि उनके पैदा होने के बहुत सालों पहले से ही इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब का जो टेक्नोलॉजी है, जो काम करने का तरीका है, वो ऑलरेडी बन चुका था। एडिसन ने इस चीज को बड़ा किया और लोगों तक पहुंचाया। इस वजह से लोग उनके साथ लाइट बल्ब को जोड़ देते हैं। ये लाइट बल्ब उनका सबसे फेमस यानी लोकप्रिय आविष्कार है। पर जिस आविष्कार ने सिविलाइजेशन को बनाया, जिससे सबसे बड़ा इंपैक्ट किया सिविलाइजेशन पे, वो था इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, यानी सीधे शब्दों में इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आज हम सब लोगों के घरों में लाइटिंग या जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। उस जमाने में मैं बात कर रहा हूँ 1880s की, लोगों के घरों में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। लोगों के घर में जो लाइट जलती थी वो गैस से जलती थी। तो होता ऐसा था कि कहीं पे एक गैस का प्लांट है, वहां से पाइपलाइंस में गैस लोगों के घरों तक पहुंचती थी और उस गैस से फिर लैंप में गैस से लाइट जलती थी। तो ऑब्वियसली गैस से जो लाइट जलती थी वो उतनी रोशनी नहीं करती थी जो इलेक्ट्रिक बल्ब करती है,
पर फिर भी पहले कैंडल्स के कंपैरिजन में ये एक ज़्यादा इम्प्रूव मेथड था लाइटिंग करने का। तो इस सारे सिस्टम को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, जिसको आप कहते हैं रिवोल्यूशनाइज किया एडिसन ने। जब उन्होंने इनकैंडेसेंट लैम्प बनाया तो एक झटके में ऐसा लगने लगा, अरे आप लाइट से, एक छोटे से बल्ब से आप इतनी रोशनी कर सकते हो। तो इस लैम्प को जो पीछे सिस्टम चाहिए सपोर्ट करने के लिए, मतलब उस लैम्प को जलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी जो पूरा बनाने का सिस्टम था वो भी एडिसन ने बनाया। तो एडिसन ने कहा कि ये जो गैस के प्लांट्स हैं जहाँ से सारी गैस सप्लाई होती है, उनकी जगह पे हम पावर प्लांट्स बनाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और जैसे हम गैस को पाइपलाइन से भेजते हैं, वैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पावर से भेजेंगे, और लोगों के घरों में जब ये पावर पहुंचेगी तो वो उससे हमारा इलेक्ट्रिक लैंप जला सकते हैं। अब गैस से लाइट जलती थी, तो गैस कितनी यूज हो रही है उसको मेजर करने के लिए लोगों के घर में गैस के मीटर भी लगे होते थे। तो उस चीज़ को रिप्लेस करके एडिसन ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है उसको मेजर करने के लिए हम एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगाएंगे। और वही जो इनिशियली इलेक्ट्रिसिटी का मीटर बना था, उसी के चेंजेस और एडवांसमेंट्स होके आज हमारे घर में जो मीटर लगे होते हैं वो उसी से कनेक्टेड है। तो ये सारा जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम था, ये सब चलने वाला था डीसी के ऊपर, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल भाषा में कहूँ तो उस तरह का करंट होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं कि सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन। इसको समझने के लिए आप ये एग्जांपल देखिए कि जब आपको गार्डन में पाइप से पानी देना है तो आप पाइप का एक सिरा नल में लगाते हो, और जब नल ऑन करते हो तो नल से पानी पाइप में जाता है और पाइप से सीधा गार्डन में। तो ये एक डायरेक्शन में पानी फ्लो करता है। ऐसा ही कुछ डीसी में होता है। एडिसन ने जितने भी मेजर पैटर्न्स लिए थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो सारे डीसी के ऊपर बेस्ड थे। उनका पावर जनरेशन का भी जो कॉन्सेप्ट था वो भी डीसी के ऊपर बेस्ड था। तो पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और वायर्स के थ्रू डीसी लोगों के घरों तक पहुंचेगा। अब इस सारे सिस्टम में एक छोटी सी समस्या ये थी कि जहां से जिस पावर जनरेशन प्लांट से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जिस वोल्टेज पे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो वोल्टेज जब वायर से होते हुए जब लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है तो वोल्टेज कम हो जा रहा है। अब ये वोल्टेज का कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए कि आपने गार्डन में पानी देने के लिए पाइप को नल से कनेक्ट किया, ठीक है। जब आप नल को ऑन करते हो फुल स्पीड पे, तो जितना जोर से पानी आता है उस फोर्स को आप वोल्टेज समझ लीजिए। तो वैसे ही जब आपको एक पावर प्लांट से लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है तो आपको एक प्रेशर चाहिए ना, जैसे आपको पानी का प्रेशर चाहिए होता है, वैसे आपको जो प्रेशर चाहिए उसको आप वोल्टेज समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि आपने पावर प्लांट से 110 वोल्ट पे ये पावर को आगे भेजा, पर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जब लोगों के घर तक पहुंचती है तो वो वोल्टेज कम होके लोगों को सिर्फ 100 वोल्ट मिल रहा था। अब देखने में ये जो 110 वोल्ट से 100 वोल्ट हो गया, ये 10 वोल्ट का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं लगता। और जो एडिसन के इनकैंडेसेंट लैम्प थे, जो लाइट्स थी, वो 100 वोल्ट पे चल जाती थी। और इसका एक दूसरा फायदा ये था कि जब कम वोल्ट पे बिजली आती थी तो अगर आप किसी तरह से गलती से एक नंगे वायर के कांटेक्ट में भी आ गए तो भी आपको बहुत भयंकर लाइफ थ्रेटनिंग शॉक नहीं लगता था। शॉक लगता था पर आपकी जान को खतरा नहीं होता था। पर दूसरी समस्या ये थी, ऐसे और भी डिवाइसेस थी, और भी मशीन्स थी जिनको 100 वोल्ट पे काम नहीं होना था, जिनको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत थी। पर समस्या तो वही थी कि जब पावर प्लांट से आप हाई वोल्टेज पे पावर भेज रहे हो वायर्स के थ्रू, तो वायर्स में जो रेजिस्टेंस है वायर के थ्रू ट्रेवल करने की वजह से वोल्टेज कम हो जा रहा है। तो इस चीज का सोल्यूशन एडिसन ने कहा कि हम लोगों के घरों के पास पावर प्लांट्स बनाएंगे। इससे होगा ये कि जब घरों के पास पावर प्लांट रहेंगे तो जो वो तारों से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसको बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रैवल करना पड़ेगा। तो तार छोटे होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज भी कम ड्रॉप होगा। तो हम 110 पे भेजेंगे तो लोगों के घरों में 109 108 तक पहुंच जाएगा। अब देखा जाए तो थ्योरेटिकली ये सॉल्यूशन फीजिबल था, हाँ ये चीज काम करने वाली थी। पर जब आप थ्योरी को प्रैक्टिकल में लेके आते हो तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इतनी सारी जगहों पे आप पावर प्लांट्स कैसे बनाओगे। पावर प्लांट ऐसे नहीं कि आपने एक खंभा खड़ा कर दिया, उसके लिए बहुत सिस्टम लगता था, बहुत खर्चा होता था। तो इतने सारे पावर प्लांट बनाना उस समय प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत खर्चे वाली चीज थी। पर उसी समय पे डीसी यानी डायरेक्ट करंट का एक ऑल्टरनेटिव था, और इस ऑल्टरनेटिव का नाम था ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। और इस टेक्नोलॉजी को लेके सबसे आगे चल रहे थे एडिसन के कंपैरिजन में बहुत छोटे, आप कह सकते हैं कि गुमनाम साइंटिस्ट, जिनका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला 1882 में ऑस्ट्रिया से ग्रेजुएट हुए और उसके बाद थॉमस एडिसन की ही एक कंपनी में पेरिस में वो काम करने लगे। जब टेस्ला एक स्टूडेंट थे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तभी उन्होंने डीसी की इस लिमिटेशन को देख लिया था कि जब इसको आप बहुत लंबे तारों से बहुत लंबे डिस्टेंस पे भेजते हो तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और तभी से वो इस लिमिटेशन को
सॉल्व करने के तरीके खोजने लग गए थे। और जब तक उन्होंने एडिसन की कंपनी को ज्वाइन किया पेरिस में, तब तक उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेसिक तरीका बना लिया था। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जहां डायरेक्ट करंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, वहीं ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है लगातार। पहले ऑल्टरनेटिंग करंट एक डायरेक्शन में जाता है, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, ऐसे कॉन्स्टेंटली वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इसकी वजह से एसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका वोल्टेज आप बहुत आसानी से बहुत ज्यादा और बहुत कम कर सकते हो। तो इस वोल्टेज को अप और डाउन करने के लिए एक डिवाइस की जरूरत होती है जिसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। टेस्ला का सॉल्यूशन ये था कि आपने एक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी। अब आपको जब बहुत लंबे डिस्टेंस से, लंबे लंबे तारों से उस इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो जहां से आपने पावर जनरेट की है वहां पे आप इसका वोल्टेज बहुत हाई कर दो और उस हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी को आप वायर के थ्रू भेजो। और जब वो हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिसिटी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके एक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तो वहां पे एक और ट्रांसफार्मर लगा रहेगा जो उस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर देगा, सेफ बना देगा, ताकि लोगों के अप्लायंसेस चल सके। तो जहां डीसी को आप लंबे डिस्टेंस पे भेज रहे थे, आपका वोल्टेज कम हो रहा था, अप्लायंसेस नहीं चल रहे थे, वहीं एसी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जैसा आप सोच सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग इन्वेंशन था। तो साल 1884 में थॉमस एल्वा एडिसन के सबसे भरोसेमंद को रिसर्चर और असिस्टेंट ने टेस्ला को एक नोट लिख के दिया। ये नोट एडिसन के लिए था और इस नोट में उन्होंने लिखा था कि मैं दुनिया में दो महान लोग को जानता हूं, एक तुम हो एडिसन और दूसरा है ये नौजवान। और इस नोट को लेके अब निकोला टेस्ला यूरोप से चल पड़े एडिसन से मिलने के लिए अमेरिका। अब आप अपने आप को एडिसन की जगह पे रखो, आपका सबसे भरोसेमंद रिसर्चर है, आपका साथी है, वो इस आदमी की इतनी तारीफ कर रहा है, आपको कह रहा है कि आपकी तरह ये आदमी ग्रेट है, तो ऑब्वियसली आप इंप्रेस तो हो गए इस आदमी से। तो एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी एडिसन मशीन वर्क्स में नौकरी पे भी रखा और टेस्ला को असाइनमेंट दिया कि उनकी कंपनी के सारे डीसी जनरेटर्स को रीडिजाइन करो। टेस्ला ने यह काम शुरू कर दिया, पर वो लगातार एडिसन को ये बता रहे थे कि एसी टेक्नोलॉजी डीसी के कंपैरिजन में बहुत सुपीरियर है, क्योंकि आप लंबे डिस्टेंस पे उसको भेज सकते हो। अब एडिसन इस बात को समझ रहे थे, ऑब्वियसली एडवांटेज था कि आप लंबे डिस्टेंस पे इस एसी को भेज सकते हो, पर वो लगातार टेस्ला को ये कह रहे थे कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस है, जानलेवा है, क्योंकि इतने हाई वोल्टेज पे आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो, अगर लोग एक्सीडेंटली उसके कांटेक्ट में आ गए तो उनको बुरी तरह इंजरी हो सकती है या जान जा सकती है। इतना विरोध कर रहे थे एडिसन इस बात का कि साल 1888 में उन्होंने एक पैम्फलेट छपाया जिसमें वो एसी की बुराई कर रहे थे। उस पैम्फलेट में उन्होंने कहा कि जहां डीसी एक शांत नदी की तरह है जो शांति से चलते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है, वहीं एसी एक भयंकर बाढ़ की तरह है जो अपने सामने आने वाले हर रुकावट को तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी और भयंकर तरीके से जाके समुद्र में मिलेगी। अब एडिसन की ये बात कि एसी से जान को खतरा है, ये पूरी तरह गलत नहीं थी, ये सच बात थी कि हाई वोल्टेज पे होने की वजह से एसी से लोगों को ज्यादा भयंकर इंजरीज हो सकती थी और जान जा सकती थी। पर जिस तरह से एडिसन एसी को इतना बड़ा विलन दिखा रहे थे, एक भयंकर पीआर कैंपेन चला रहे थे एसी को कम दिखाने के लिए, उतना खराब एसी नहीं था, क्योंकि जितने भी उनके पैटर्न्स थे, जितनी भी चीजें उन्होंने बनाई थी, वो सारी डीसी बेस्ड थी। तो अगर वो ये कहने लग जाए लोगों को कि हाँ मैंने डीसी वाली चीजें बनाई है, पर नहीं अब आप डीसी छोड़ दो, अब आप एसी पे ध्यान दो, तो उन्होंने जो भी चीजें बनाई हैं उनको ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। और जो एडिसन की दूसरी समस्या थी, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आज हम सब लोगों को होती है, वो ये थी कि वो डीसी के साथ कंफर्टेबल थे। डीसी उनका कंफर्ट जोन था, डीसी के बारे में उनको बहुत कुछ पता था, उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई थी, तो इसीलिए उनको लग रहा था कि डीसी से बेहतर या उससे अलग कुछ नहीं हो सकता। उनकी सारी चीजें, सारी मशीन्स उन्होंने डीसी पे बनाई थी, तो इसीलिए वो डीसी के बियॉन्ड, डीसी के परे नहीं सोच पा रहे थे। और यही हम लोग आज लाइफ में भी करते हैं। हम जिस चीज़ के प्रति कंफर्टेबल होते हैं, जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, और एडिसन भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो वापस चलते हैं टेस्ला और एडिसन की कहानी पे। अब टेस्ला लगातार मनाते रहे एडिसन को कि एसी पे भी ध्यान दो, पर एडिसन नहीं माने, और उसके बाद एडिसन और टेस्ला के बीच में कुछ पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अल्टीमेटली टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं कि बाहर आके वो अपनी उन्होंने कंपनी चालू कर ली, अमीर हो गए, ऐसा नहीं था,
बाहर आके उन्होंने दिहाड़ी पे मजदूरों की तरह काम किया। इनफैक्ट उन्होंने एक बार एडिसन की ही कंपनी के लिए गड्ढा खोदने का भी काम किया था। पर टेस्ला सिर्फ यही नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ वो अपनी एसी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे थे। तो इसी बीच उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी कंपनी भी बनाई जिसका नाम था टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट एंड मैन्युफैक्चरिंग। पर कुछ टाइम के बाद उनके साथियों ने ही उनको इस कंपनी से निकाल दिया। इसके बाद उनको फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई और एक बार फिर से उन्होंने मजदूरी की। पर कुछ टाइम के बाद उनकी मुलाकात एक एंटरप्रेन्योर से हुई। ये रेल रोड और इलेक्ट्रिक पावर के फील्ड के एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। इन्होंने फिर टेस्ला के रिवोल्यूशनरी एसी सिस्टम को सपोर्ट किया। अब अगर एडिसन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एसी सिस्टम्स अगर हर जगह पे आ जाएंगे तो उनकी जो डीसी सिस्टम वाली मशीन्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, वो सारी आउट ऑफ बिजनेस चली जाएंगी। और ये चीज़ एडिसन के लिए बहुत ख़राब थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो इस चीज़ को दिखाएं कैसे कि डीसी एसी से बेटर है। क्योंकि रियलिटी में जब आप पावर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बात करते हैं, तो डीसी से बेटर था एसी। आप प्रूव ही नहीं कर सकते कि एसी अच्छा नहीं था। तो एडिसन एक ऐसी चीज़ को प्रूव करना चाह रहे थे जो सच नहीं थी। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो एडिसन ने अपनी उंगली टेढ़ी की। उन्होंने अपने कैंपेन्स में यह कहना शुरू किया कि एसी इतना खतरनाक है कि अगर आपके घरों तक वो पहुंचेगा तो आपकी जान चली जाएगी। और ये बात तो सच है कि एसी की वजह से कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे। तो उन एक्सीडेंट्स को बढ़ा चढ़ा के एडिसन ने लोगों के सामने लाना शुरू किया। एडिसन ऑलरेडी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, तो अपने पावर और पैसे को यूज करके उन्होंने ये भी कोशिश की कि ऐसे कानून बन जाए जो एसी को आउटलॉ कर दें, मतलब एसी सिस्टम्स बन ही नहीं पाए। एडिसन ने एसी टेक्नोलॉजी के खतरों को दिखाने के लिए अपने 2 एम्प्लॉयज को यह भी काम दिया कि जानवरों को एग्जीक्यूट करके लोगों को दिखाओ कि जानवर कैसे से मर जाते हैं। इसी सिलसिले में फिर साल 1903 में टॉप्सी द एलिफेंट का किस्सा सामने आया। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस एलिफेंट के ऊपर आरोप था कि इसकी वजह से लोगों की जान गई है, बिगड़ैल हाथी है, तो इसको मारने का डिसीजन हो गया था। तो एडिसन ने प्रपोजल रखा कि इस हाथी को मारने के लिए हम इसके शरीर के थ्रू 6600 वोल्ट का एसी दौड़ाएंगे और उससे इसको इलेक्ट्रोक्यूट करके मारेंगे। इस एग्जीक्यूशन को देखने के लिए जनवरी के महीने में 1500 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने लाइव इस एलिफेंट को मरते हुए देखा। पर एडिसन चाहते थे कि और लोगों तक ये पहुंचे, तो उन्होंने अपने ही जो उनका जो इन्वेंशन था, मूवी रिकॉर्डिंग डिवाइस, उसको इस करके उन्होंने इसका पूरा वीडियो बनाया, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसको हजारों लोगों तक पहुंचाया। ये जो इस एलिफेंट का एग्जीक्यूशन का वीडियो है, ये आपको आज भी इंटरनेट पे मिल जाएगा। एडिसन पर्सनल लेवल पे कैपिटल पनिशमेंट यानी इंसानों को मौत की सजा देना, इस आइडिया के अगेंस्ट थे। पर लेट 1880s में उन्होंने एक आदमी जिनका नाम हैरल्ड ब्राउन था, उनको कहा कि एक इलेक्ट्रिक चेयर बनाए जिसको यूज करके लोगों को एग्जीक्यूट किया जा सके। और ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रिक चेयर में जो करंट यूज होने वाला था वो ऑल्टरनेटिंग करंट था। तो अपने इस इलेक्ट्रिक चेयर के आइडिया को लेके हैरल्ड ब्राउन न्यूयॉर्क स्टेट की स्टेट कमेटी के पास गए और इस आइडिया को प्रेजेंट किया। कमेटी ने इस डिजाइन को देखा और इसको अप्रूव कर दिया। अब ये आइडिया तो अप्रूव हो गया, परंतु समस्या ये थी कि इस इलेक्ट्रिक चेयर में आप एसी सिस्टम यूज करने वाले थे और एसी जनरेटर जो आपको चाहिए था जिससे आप इस इलेक्ट्रिक चेयर को पावर करेंगे, वो जनरेटर आपको वेस्टिंगहाउस देने वाले थे। मतलब जो टेस्ला का सिस्टम है वो आपको चाहिए था और वो आपके पास नहीं था। तो जब ब्राउन ने इस इलेक्ट्रिक चेयर के लिए इस एसी सिस्टम को खरीदने की कोशिश की वेस्टिंगहाउस से, तो ऑब्वियसली वेस्टिंगहाउस ने मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि वो हमारे सिस्टम को खरीद के हमारी बदनामी करेंगे लोगों के सामने। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्राउन ने एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने एक साउथ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के थ्रू इस मशीन को खरीदा और फिर वहां से भिजवा के उन्होंने न्यूयॉर्क में इस मशीन को मंगवाया और फिर इस इलेक्ट्रिक चेयर को सेटअप किया। साल 1890 में एक अमेरिकन विलियम कैमलर को मौत की सजा हुई थी और 6 अगस्त को उनको इस इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाया गया। ये वो पहले इंसान थे जिनको इलेक्ट्रिक चेयर से एग्जीक्यूट किया जा रहा था। प्रोसेस ऐसा था कि इनके शरीर से 1000 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग करंट पास किया जाएगा। ये करंट इनके शरीर तक 17 सेकंड तक पास किया गया, पर उसके बाद देखा गया कि इनकी सांसें अभी भी चल रही थी। तो एक बार फिर से इनके शरीर से करंट पास किया गया, पर इस बार वोल्टेज ज्यादा किया गया। इस बार वोल्टेज था 2000 वोल्ट। और फिर जब ये करंट इनके शरीर से पास किया गया तो इनकी मौत तुरंत नहीं हुई। एग्जीक्यूशन कैपिटल पनिशमेंट का पॉइंट ये होता है कि इंसान को मारना है, पर वो जो मारने का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो गियोटिन बनाया गया था जिससे हजारों लोगों का गला काटा जा रहा था, वो गियोटिन से लोग डरते थे, ये एक टेरर का सिंबल बन गया था। पर गियोटिन बनाया इसलिए गया था क्योंकि उसका पर्पस ये था कि लोगों का सर जल्दी से जल्दी कटे, उनको कम से कम तकलीफ हो। वैसे ही किसी भी कैपिटल पनिशमेंट का जो टूल होता है
उसका पर्पस ये होता है कि जल्दी से जल्दी मारा जाए। पर ये एसी करंट जब 2000 वोल्ट का उनके शरीर से पास किया गया तो वो तुरंत नहीं मरे, वो बहुत तड़पे। और जो दृश्य वहां पे क्रिएट हुआ था उसको देख के, उसको महसूस करके लोगों के मन में दहशत पैदा हो गई। विलियम केमलर को इस शॉक से मरने के लिए 8 मिनट लग गए। इस तरह से एडिसन से जो हो सकता था उन्होंने किया। एसी को यूज करके जानवर एग्जीक्यूट हुए, फिर इंसान को एग्जीक्यूट किया, पर फिर भी एसी टेक्नोलॉजी को वो नहीं मार पाए। 1890s में नायग्रा फॉल्स कमीशन ने प्रपोजल्स मांगे कि हम नायग्रा फॉल्स से जो जोर से पानी गिरता है उसके फोर्स को यूज करके कैसे पावर जनरेट कर सकते हैं। एडिसन ने अपना प्रपोजल दिया जो कि डीसी बेस्ड था, और वहीं वेस्टिंग हाउस ने अपना प्रपोजल दिया जो कि एसी बेस्ड था। अल्टीमेटली ये कॉन्ट्रैक्ट मिला वेस्टिंग हाउस को और एसी सिस्टम की यहाँ पे जीत हुई। और फिर पहली बार साल 1896 में यहाँ से जो पावर जनरेट हुआ वो बफेलो की इंडस्ट्रीज तक पहुंचा। इसके बाद सब लोगों को दिखने लगा कि डीसी के कंपैरिजन में एसी में एक ऑब्वियस एडवांटेज है, और धीरे धीरे सब लोग डीसी से एसी में स्विच करने लगे। और फिर फाइनली जाके धीरे धीरे एडिसन की भी बहुत सारी मशीन्स डीसी से एसी की तरफ शिफ्ट होने लगी। पर इस टाइम तक वेस्टिंग हाउस और एसी सिस्टम्स के बहुत सारे सपोर्टर्स बहुत आगे निकल चुके थे। इसका यह मतलब नहीं था कि एडिसन गरीब हो गए या फेल हो गए, वो फिर भी बहुत अमीर इंसान थे, बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, और आज जैसे मैंने आपको कहा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक माना जाता है उनको। पर अगर प्रोफेशनल सक्सेस की बात करें, फाइनेंशियल कामयाबी की बात करें, तो इस मामले में वेस्टिंग हाउस एडिसन से कहीं आगे निकल गए। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि एडिसन डीसी सिस्टम और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और यही प्रॉब्लम हम सब लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जरूर होती है। अगर करंट वॉर्स पे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।